Hello everyone. In this session, we will discuss some important questions related to banking and financial awareness, which are very important for our upcoming banking examination. आइए स्टार्ट करते हैं. First question is, any share having high rate of profit is known as. लाभ की उच्च दर वाले किसी भी शेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिलायबल सिक्योरिटीज. रिलायबल का मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकते हो. आप भरोसा कर रहे हो कि आप रिलायंस में पैसा लगा रहे हो. रिलायंस कंपनी का नाम है, धीरू भाई अंबानी की कंपनी है. आप रिलायंस पे भरोसा करके पैसा लगा रहे हो. आप देख रहे हो रिलायंस अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और भी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो रिलायंस में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि कंट्री का 60 to 70% मार्केट जो कवर कर रहा है वो रिलायंस कर रहा है. ये आपको भरोसा है. तो आप इस भरोसे पे क्या कर रहे हो? रिलायंस पे पैसा लगा रहे हो और वो आपको प्रॉफिट भी दे रहा है. तो आप भरोसा कर रहे हो. भरोसे का मतलब ही रिलायंस होता है, या रिलायबल का मतलब ही भरोसा होता है. तो रिलायबल सिक्योरिटी यानी विश्वसनीय प्रतिभूति पे आप पैसा लगा रहे हो, तो वो आपको वो क्या देगा? प्रॉफिट देगा. क्लियर है? अब यहां पे बात कर लेते हैं शेयर क्या होते हैं. शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी. हिस्सेदारी. अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस को मान लीजिए कोई कंपनी खरीदनी है, उसे पैसा चाहिए, तो उसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान के चलते उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए. ठीक है. रिलायंस के पास 70 लाख रुपए हैं कंपनी को खरीदने के लिए. उसे 30 लाख रुपए और चाहिए. ठीक है ना, 30 लाख रुपए उसे और चाहिए रिलायंस को. अब रिलायंस क्या करेगा कि 30 लाख रुपए का या तो लोन ले सकता है. क्या कर सकता है? एक रास्ता है कि बैंक के पास जाए और बैंक से क्या लेगा? लोन लेगा 30 लाख का. बट लोन लेने में क्या होता है? लोन लेने में रिलायंस या कोई भी कंपनी को क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इससे अवॉइड करने के लिए कि हमें ब्याज ना देना पड़े, तो रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस 30 लाख रुपए के क्या इश्यू करेगा? शेयर इश्यू करेगा. 30 लाख रुपीस के क्या इश्यू कर देगा? शेयर इश्यू कर देगा. ठीक है ना. तो शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको हिस्सेदारी दे दी. हिस्सेदारी से क्या होता है कि आप उसके क्या बन जाओगे? पार्टनर बन जाओगे. क्या बन जाओगे? पार्टनर. तो पार्टनर क्या करते हैं? पार्टनर जो होते हैं वो बोथ प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट करते हैं. जो पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं? बोथ प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है ना. तो यहां पर रिलायंस क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा. तो एक तरीके की पार्टनरशिप का मतलब देखो, अगर उसने 3-4 पार्टनर रखे तो पार्टनरशिप कहलाती है. अब वो मार्केट में पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है. अगर पब्लिक को शेयर इशू करे तो पब्लिक भी उसकी क्या बन जाएगी? पार्टनर बन जाएगी. तो जितने शेयर आप परचेस करोगे उतने परसेंट के आप क्या बन जाओगे? पार्टनर बन जाओगे. मान लो 30 लाख में आपने 5 लाख रुपए निवेश किए, तो 5 लाख निवेश किए यानी एक तरीके से मान लीजिए आपने कुछ कंपनी के अगर हम बात करें 5% शेयर खरीद लिए, तो आप 5% के क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे. क्लियर है? तो आई थिंक ये क्लियर होगा. शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब हिस्सेदारी होती है. ठीक है. तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आरबीआई वॉज नेशनलाइज. आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है. आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था. देख लेते हैं इसके बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949. ये डेट इंपॉर्टेंट है. 1 जनवरी 1949 में आरबीआई क्या हुआ था? नेशनलाइज हुआ था. नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया था. देखिए, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था. क्लियर है? विद आरबीआई एक्ट 1934. तो आरबीआई एज अ प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश हुआ था. प्राइवेट शेयर होल्डर द्वारा कुछ इनिशियल 5 करोड़ की कैपिटल के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी. और ये जो स्टैब्लिश भी हुआ था वो एज अ सेंट्रल बैंक ही हुआ था, कि कंट्री के जितने भी प्राइवेट बैंक होंगे उन सारे प्राइवेट बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश किया जाएगा. कोई भी गवर्नमेंट बैंक नहीं था, सारे सारे प्राइवेट बैंक ही हुआ करते थे. एक चीज बता दूं, जो ब्रिटिश सरकार है वो जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती थी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारा का सारा जो बिजनेसेस होता है वो प्राइवेट होता है. ठीक है ना. तो जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ रेगुलेशन के लिए होती है वहां पर. ठीक है. तो
कंट्री में जितने भी बिजनेस थे वो प्राइवेट बिजनेस थे, तो जो भी बैंक थे वो भी प्राइवेट थे, और सारे प्राइवेट बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक प्राइवेट बैंक की स्टैब्लिशमेंट की गई, एक सेंट्रल प्राइवेट बैंक जिसका नाम रखा गया आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड यंग कमीशन। तो हिल्टन एंड यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? फिर बाद में जब देश आजाद हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर ले लिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो अपने अंडर लिया वो किस एक्ट के तहत लिया, देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर ले लिया। All shares in the capital of the bank were deemed transferred to the central government on payment of a suitable compensation। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया और जो भी उसको पेमेंट करना था, जो उसके शेयर होल्डर थे उन्हें कर दिया। ठीक है। Since the RBI has monopoly of note issue, तो RBI जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक ही अपनी कंट्री में नोट इशू करता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसे अपने अंडर लिया वो ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत लिया, और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो 1 जनवरी 1949 में हुआ विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अब ये भारत सरकार के अंडर आ गया। अब ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से भारत में बैंकों को रन करेगा, तो उसके लिए कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। स्टार्टिंग में इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर जो लिया वो ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत लिया। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which year RBI has aligned the MSF with bank rate? तो RBI ने किस ईयर में MSF जो रेट है उसे बैंक रेट से जोड़ा था? तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं MSF का फुल फॉर्म क्या है। MSF का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि आरबीआई ने MSF को बैंक रेट से कब जोड़ा? तो आरबीआई ने जो MSF को बैंक रेट से जोड़ा वो 2011 में जोड़ा। ठीक है ना, तो 2011 में ही MSF को इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। MSF is a rate at which the scheduled bank can borrow funds overnight from RBI against government securities। ठीक है, against government securities scheduled bank will borrow with their adequate shortage। देखो ये काफी बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको आसान भाषा में पहले यहां समझा देता हूं। तो MSF को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सन 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब MSF में होता क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर? अब इसके तहत क्या होता है? इसके तहत आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, बोला बैंकों से कि अगर किसी भी बैंक को इफ एनी बैंक वांट टू बोरो मनी फॉर ओवरनाइट बेसिस, ओवरनाइट बेसिस का मतलब होता है फॉर वन डे। अगर किसी भी बैंक को एक दिन के लिए, या बोल सकते हैं 24 आवर्स के लिए, ठीक है ना, ओवरनाइट बेसिस का मतलब हो गया 24 आवर्स। किसी बैंक को 24 आवर्स या एक दिन के लिए अगर आरबीआई से लोन लेना है, इफ एनी बैंक वांट टू बोरो मनी फॉर ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम आरबीआई, देन दे कैन बोरो अंडर MSF फैसिलिटी। तो MSF फैसिलिटी एक इस तरीके की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई आरबीआई द्वारा कि जब भी बैंक को कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लो कोई बैंक है जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन आ रखी है। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब हो गया कि मान लो बैंक ने बोल रखा है अपने कस्टमर्स को कि हम आपको लोन देंगे। ठीक है, बैंक में कैश की शॉर्टेज हो गई। अब कैश की शॉर्टेज हो गई, उसे आज लोन पास करना ही करना था, तो वो क्या करेगा, वो उस दिन क्या करेगा, उसी दिन क्या करेगा, तुरंत के तुरंत आरबीआई से लोन ले लेगा।
तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन एनी बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम आरबीआई अंडर एमएसएफ फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों को लोन दे रहा है। तो आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है तो बैंक से ब्याज भी चार्ज करेगा। तो इसकी जो ब्याज दर है, जो बैंक रेट होता है वही एमएसएफ रेट होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो बैंक रेट होगा वही एमएसएफ रेट होगा। तो एमएसएफ रेट इस समय क्या चल रहा है, एमएसएफ रेट इस समय चल रहा है 4.65%। तो बैंक रेट भी अगर हम बात करें कितना चल रहा है, 4.65% ही चल रहा है। तो जो बैंक रेट होता है वही एमएसएफ रेट होता है। अब आप पूछोगे सर ये बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म। अंतर बस एक ही अंतर है, टेन्योर का ही अंतर है। बाकी अगर हम बात करें जो परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट ब्याज दर है वो सेम है, टेन्योर का अंतर है। जो बैंक रेट होता है इट इज फॉर अबव 90 डेज लोन। अगर किसी भी बैंक को 90 दिन से ऊपर का लोन चाहिए होता है आरबीआई से, तो दे टेक लोन फ्रॉम आरबीआई अंडर बैंक रेट। क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो यही पूरा यहाँ पर चीज लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमएसएफ एंड बैंक रेट इज टाइम पीरियड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सन 2004 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है इट इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहली बात तो ये। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। आरबीआई के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, यानी जो मनी से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है वो आरबीआई बनाता है। अब आरबीआई जो मनी से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाता है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, या बोल सकते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन अ मार्केट। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अब आप पूछोगे सर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। जब मार्केट में महंगाई आती है, तो मार्केट में महंगाई कैसे आती है? जब आरबीआई मार्केट में पैसे का इंजेक्शन या पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ा रहा होता है। आरबीआई मार्केट में पैसे का फ्लो कैसे बढ़ाता है? आरबीआई बैंकों को लोन देता है, बैंक आपको लोन देती है। क्लियर है? और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब मंदी। जैसे इस समय भारत में मंदी चल रही है, या हम बोल सकते हैं कि इस समय भारत में जो रिसेशन आ गया, तो मंदी के बाद रिसेशन आता है, ठीक है ना। तो रिसेशन या मंदी वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में मनी का फ्लो क्या होता है? कम होता है। तो मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंकों को लोन देता है और वो आपको लोन देते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्फ्लेशन जो आता है वो मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ने से आता है, ठीक है, मनी सप्लाई के बढ़ने से आता है। और डिफ्लेशन, मंदी कैसे आती है? मार्केट में मनी सप्लाई के कम होने से। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत सारी और भी जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, लाइक रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट है, इन्हें यूज करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हम कई बार ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन पिछले जो मेरे सेशन है उन्हें देख सकते हो। आगे भी जो सेशन आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल होते हैं, इनके थ्रू महंगाई को कंट्रोल करता है और मंदी को भी इनके थ्रू ही कंट्रोल करता है। हम आते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पर ही आते हैं, और पहले ये जानते हैं कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को सन 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जैसे मैंने बताया कि मार्केट स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है वो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। तो जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, उसी तरीके से मार्केट स्टेबलाइजेशन भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को जनरली जो यूज किया जाता है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे कैसे ये टूल यूज होता है? ये टूल ऐसे यूज होता है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मार्केट में महंगाई है। महंगाई कैसे है कि मार्केट में जो बैंक है
बैंक क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी सस्ते रेट पे, सस्ते ब्याज दर पे ज्यादा से ज्यादा। क्यों भाई, क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक के पास मनी सप्लाई ज्यादा है, तो वो लोगों को भी मनी सप्लाई ज्यादा कर रहा है, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ रहा है और चीजें महंगी हो रही हैं। जैसे होम है, कार है, बाइक है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो महंगी हो रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो लोग लोन पर ही लेते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जब मार्केट में क्या है, महंगाई बढ़ी हुई है, ये समझना। इतनी बात क्लियर है कि बैंकों के मनी सप्लाई ज्यादा है, बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, कस्टमर को लोन दे रहा है और मार्केट में महंगाई आ रही है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब आरबीआई को बैंकों को कंट्रोल करना है कि वो बैंक क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोन ना दे या कम लोन दे मार्केट में। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बड़ा उपयोग होता है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देगा बैंकों को। बैंक भी ये सोचेगा कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने कल के सेशन में भी बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लो रिस्क सिक्योरिटीज बोलते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोला जाता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज का मतलब यानी लो रिस्क सिक्योरिटीज, जिसपे रिस्क कम होता है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में रिस्क जो है वो कम हो जाए। ऐसी हर जो इंस्टीट्यूशन है वो भी यही सोच रहा होता है कि उसका पैसा सिक्योर रहे। तो बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी ही है एक तरीके की कि वो लोगों को लोन ना देके आरबीआई के पास अपना पैसा रख देगा। ठीक है ना, तो किस बेसिस पे, सिक्योरिटीज के बेसिस पे। तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपना जो पैसा है वो आरबीआई को लैंड कर देगा। तो जब बैंक आरबीआई को लैंड कर देगा तो बैंक के पास जो एक्सेस मनी सप्लाई था वो कम हो जाएगा, और बैंक क्या करेगा, अपनी ब्याज दरें बढ़ा देगा। तो पहले ज्यादा से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जब लोन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। आई बात समझ में। तो मार्केट में मनी सप्लाई को जो कंट्रोल किया जाएगा वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू वो किया जाएगा बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था हाल ही में, जो इसका यूटिलाइजेशन किया गया था वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे किया गया था कि जब बैंकों के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत एक्सेस में पैसा आ रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ 6 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करी थी। जो बैंक्स है उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख दिया था। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो ये पूरा फंडा है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और एमएसएस इज अ टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सक आउट एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैंने कई बार अपने सेशन में बताया भी है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, टी बिल्स होती हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं। तो दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्हीं को वो इशू करता है। The MSS was introduced in April 2004. Main thing about MSS is that it is used to withdraw excess liquidity or money from the system by selling government bonds. I hope इतनी बात क्लियर होगी। Next question. Question number 5. Imperial Bank of India was established in which year? Imperial Bank of India की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? Imperial Bank of India की स्थापना 1921 में हुई थी। अब Imperial Bank of India के इतिहास के बारे में ही जान लेते हैं। जब ये क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक था जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था, और ये 3 बैंकों को मर्ज करके बैंक बना था। और वो जो 3 बैंक मर्ज हुए थे वो भी उस समय के ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े बैंक कहलाया करते थे। तो आइए जानते हैं, तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, और इसके प्रेजेंट के बारे में भी जानेंगे। 1806 में एक बैंक आया था जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्टैब्लिश हुआ था, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया था। बट हम यहाँ पे इसी को कंसिडर करेंगे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्टैब्लिश हुआ। ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये
अगर बात करें, आपको पता ही होगा कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने जो हब बनाया था वो इंडिया में जो कलकत्ता को ही बनाया था। तो कलकत्ता में उन्होंने अपना फोर्ट भी इस्टेब्लिश किया था, अपना जो किला वहीं बनाया था, और वहीं से बैठ के वो पूरे जो भी एरिया उनके अंडर था उस पूरे एरिया को वो कंट्रोल करते थे। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई, और बैंक ऑफ बंगाल इज लाइक अ सेंट्रल बैंक, जैसे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस एरिया में जितने और भी छोटे बैंक हुआ करते थे उन सारे बैंकों को जो कंट्रोल करता था वो बैंक ऑफ बंगाल करता था। बैंक ऑफ बंगाली वहां पे करेंसी इशू करता था, बैंक ऑफ बंगाली वहां पे रेगुलेशन स्टैब्लिश करता था। तो बैंक ऑफ बंगाल पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी सिटी में स्टैब्लिश था, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स का किला होता था, जहां से वो रेगुलेट करते थे बाकी के प्रोविंसेस को, वो प्रेसिडेंसी सिटी कहलाती थी। फिर 1840 में एक और बैंक आया जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे जो स्टैब्लिश हुआ वो 1840 में हुआ, और ये सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक बना, ठीक है। अब बंगाल के बाद उन्होंने पूरा कैप्चर क्या किया, बॉम्बे। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बॉम्बे के अंदर आपका पूरा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। गोवा तो नहीं, गोवा तो एक्चुअली पोर्टुगीज के अंडर था, बट महाराष्ट्र है या गुजरात है, ये पूरा बॉम्बे के अंदर आता। तो बॉम्बे एक पूरी एक प्रेसिडेंसी थी। तो ये सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो कैप्चर करते गए, तो वहां पे वो इस तरीके से अपनी प्रेसिडेंसी बैंक ओपन करते गए। फिर आया 1883 में बैंक ऑफ मद्रास। तो मद्रास जो स्टैब्लिश हुआ वो कहलाया आपका थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक। क्लियर है। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश हो गए, और ये तीनों ही मैंने बताया एज अ सेंट्रल बैंक की तरफ वर्क कर रहे थे अपनी प्रेसिडेंसीज में। अब बैंक ऑफ मद्रास पूरे साउथ को कंट्रोल करता था। पूरे साउथ में जितने ही बैंक थे उन सारे बैंकों को रेगुलेट करना, उन सारे बैंकों के लिए करेंसी इशू करना बैंक ऑफ मद्रास का कार्य था। तो ये 3 बैंकों की स्थापना हो गई। फिर बाद में आगे जाके इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके 27 जनवरी 1921 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। फिर बाद में जब देश आजाद हो गया, हमारा देश आजाद होने के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। भारत में और भी बैंक थे, जैसे मैंने बताया प्राइवेट बैंक थे सारे आजादी के बाद सारे के ही सारे प्राइवेट बैंक थे। अब वो प्राइवेट बैंक क्या करते थे, वो रूरल एरियाज में बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करते थे, सिर्फ अर्बन एरियाज में ही बैंकिंग प्रोवाइड करते थे। जिससे क्या होता था, रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। समझ रहे हो कि जब रूरल एरियाज में हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन 70% अबव, मान लो 80% जो हमारी पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में रह रही है, उसी पे डिपेंड है। वहां पे बैंक है नहीं, वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नहीं, और जो शहरी एरिया है वहां पे बैंक है, वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो उससे क्या हो रहा था कि जो रिच पर्सन थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो लोन ले रहे थे, और जो पुअर पर्सन थे उनके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो उनका क्या नहीं हो रहा था, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ये क्या था, एक इनकम इनइक्वालिटी थी। तो वही बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने अंडर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक, और इसे एज अ एस्टेब्लिश किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहला सरकारी बैंक है। तो गवर्नमेंट, भाई पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है कि हम क्या करेंगे, इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इस बैंक को अपने अंडर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया, और रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस ओपन करना स्टार्ट करें, जिससे सबको क्या मिल सके, बैंकिंग सुविधा मिल सके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल दी गई है, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भी गया कि इसके फाउंडर थे जो थे वो जॉन मेनट केन्स थे, और 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। इसका सक्सेसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 30 अप्रैल 1955 में इसने ऑपरेशन बंद कर दिया था, और 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास क्या थे, इसके
इसके प्रीडिसेसर बैंक थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डैश डिपिक्ट्स इन्वेस्टर हु आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड बिलीविंग एन अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट इज ऑन। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं ये आपके शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी की बात हो रही है। साइकोलॉजी जो आपकी ऑप्टिमिस्टिक एक साइकोलॉजी होती है, एक पेसिमिस्टिक साइकोलॉजी होती है। तो ऑप्टिमिस्टिक साइकोलॉजी वाले पर्सन को एक एनिमल से डिनोट किया जाता है, पेसिमिस्टिक वाली साइकोलॉजी वाले पर्सन को अलग एनिमल से डिनोट किया जाता है। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीड है, फियर है। तो ग्रीड है, फियर है, इन सारे की ये जो सारे इमोशंस होते हैं, ग्रीड, फियर वाले, ऑप्टिमिस्टिक वाले, पेसिमिस्टिक वाले, इनके बेसिस पर ही हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे होते हैं, इन साइकोलॉजी के बेसिस पर। और इन्हीं साइकोलॉजी के बेसिस पे जो आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो उसके बेसिस पे एक उस डिसीजन को, उस नेचर को एनिमल से डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिपिक्ट इन्वेस्टर हु आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। एक इन्वेस्टर जो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है फ्यूचर को लेके ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड बिलीविंग एन अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट इज ऑन। उसे लग रहा है कि अभी मार्केट आगे बढ़ेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस आया और बहुत सारे जो कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्हें लगा कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो उन्होंने मार्केट से पैसा निकाल लिया। ठीक है, डर के मारे, फियर के मारे। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना जो स्टॉक को जल्दी जल्दी बेच दिया। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जो अपने स्टॉक को होल्ड किए रहे। उन्हें पता है कि यही एक टाइम है जहां पे पैसे को लगाया जा सकता है। रिसेशन इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट, ये बोला जाता है। तो यहां पर उन्होंने इस स्टॉक को होल्ड किया। तो उन्होंने होल्ड क्यों किया? क्योंकि उन्हें एक भरोसा, एक ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे जाके मार्केट बढ़ेगा। और अभी अगर हम बात कर लें लॉकडाउन के 6 महीने 7 महीने बाद, तो पहले हाँ मार्केट गिरा था, लेकिन पहले के मुकाबले अब काफी बढ़ रहा है और आगे और ये बढ़ेगा। तो जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर रखता है स्टॉक मार्केट को लेके, दैट इज नोन एज बुलिश। ठीक है ना? उसे बुलिश बोलते हैं, बुलिश इन्वेस्टर। अ बुल इज एन इन्वेस्टर who think the market, a specific security or an industry is poised to rise. Investor who adopt a bull approach purchase security under the assumption that they can sell them later at a higher price. आपने कोई शेयर है 100 रुपए का खरीदा, आज 100 रुपए का खरीद लिया आपने 2020 में। मान लीजिए 2040 आ जाता है और ये जो 100 रुपए का आपने खरीदा था, इसकी कीमत हो जाती है, हम मान लेते हैं एक शेयर की कीमत हो जाती है 1 लाख रुपए। आपने मान लीजिए ये जो 100 शेयर खरीदे थे, ये आपने 100 रुपए के जो शेयर खरीदे थे सिर्फ 1000 शेयर खरीदे थे, यानी एक तरीके से आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अब ये जो 1 लाख रुपए है, आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना? आप अपने 1 लाख रुपए को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो और अपनी अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो वही बात है, इस तरीके का शेयर मार्केट हमें ग्रोथ देती है, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं उन्हें मिलती हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरी साइकोलॉजी को देखते हैं। डैश इज एन इन्वेस्टर दैट बिलीव दैट द प्राइस ऑफ अ स्टॉक कमोडिटी वुड गो डाउन, टिपिकली शॉर्ट सेल द एसेट। तो एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसे लग रहा है कि मार्केट में जो प्राइस हैं वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। जो प्राइस हैं, शेयर्स के जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। तो शेयर्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो वो क्या कर देगा? अपना जो उसने स्टॉक होल्ड कर रखा है वो क्या कर देगा? वो बेच देगा, सेल कर देगा। ठीक है ना? उसे लग रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी कोई शेयर है जिसकी कीमत है 55 रुपए। उसे लग रहा है कि आज तो 55 रुपए है, लेकिन आगे जाके इसकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो मार्केट में गिरने वाली है। शायद कुछ भी जैसे न्यूज आ जाती है कि मान लो कोई कंपनी है वो लॉस में जा रही है, उसके इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगा रहे, कुछ भी उसे न्यूज मिल गई, उसे लग रहा है कि इसके जो शेयर्स के प्राइस है कम होने वाले हैं, कि ये 55 से ये 5 रुपए हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा? बेच देगा। तो एक पेसिमिस्टिक वाला बिहेवियर उसका रहता है कि हाँ, उसे लग रहा होता है कि वो जो शेयर्स के जो प्राइजेस हैं वो गिर सकते हैं। तो अगर ऐसी जो थॉट प्रोसेस आपके अंदर आ रहा है
कि जब आपको लग रहा है कि जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो गिर सकते हैं, ये बढ़ेंगे नहीं, ये आपको लग रहा है, आगे जाके वो बढ़ भी सकते हैं। तो ये जिस तरीके के थॉट प्रोसेस रखते हैं कि इसके शेयर के गिर जाएंगे या अभी और गिरेगा, वो गिरता भी चला जाता है कई बार और कई बार वो बढ़ भी जाता है। तो इस तरीके के जो नीचेर वाले पर्सन होते हैं वो कहलाते हैं बियरिश। तो अब बियर इज एन इन्वेस्टर who believe that a particular security or the broader market is headed downward and may attempt to profit from a decline in stock price. Bears are typically pessimistic about the state of a given market or underlying economy. A bear may be contrasted with a bull. I hope ये clear होगा, bull का उल्टा bear है. Next, dash are those who buy the shares of a company initial public offering and sell them as soon as stock is listed and trading commences. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में जो आईपीओ होता है उसे खरीद लेते हैं। आईपीओ समझ रहे होंगे आप, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उस जो है ये शेयर्स को बोला जाता है, ये उन शेयर्स को बोला जाता है जो पहली बार फर्स्ट टाइम कोई कंपनी क्या करने वाली होती है, अपने शेयर इशू करने वाली होती है। फर्स्ट टाइम एनी कंपनी इशू इट्स शेयर आर नोन एज आईपीओ। ठीक है, तो पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में लेके आती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। तो ये इन्वेस्टर वो होते हैं जो आईपीओ तुरंत के तुरंत आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही मार्केट में आईपीओ के जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं, मान लो इन्होंने 50 रुपए का शेयर खरीदा और जैसे मार्केट ओपन हुआ ये जो शेयर का प्राइस है वो 80 रुपए हो गया, तो ये तुरंत के तुरंत क्या कर देंगे, उसे बेच देंगे, वो एक सेकंड का भी वेट नहीं करेंगे। तो यानी क्या होता है, शेयर मार्केट में जनरली जो शेयर मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म मार्केट कहलाता है, बट लोग क्या करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। एक डे ट्रेडिंग होती है। डे ट्रेडिंग का मतलब कि अभी खरीदा अभी बेच दिया, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, अभी सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, या मान लीजिए 5 मिनट पहले खरीदा और 10 मतलब अभी खरीदा और 5 मिनट बाद बेच दिया, या 10 मिनट बाद बेच दिया। तो जो इस तरीके के हड़बड़ाहट में रहते हैं, ठीक है ना, उन्हें वो उस तरीके के जो इन्वेस्टर्स होते हैं दैट इज नोन एज स्टैक, उसे स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड है। अगर आपको ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिख रहा है और ये समझ में आ रहा है कि वो जो यहाँ पे जो साइकोलॉजी की बात हो रही है उन पर्सन्स की बात हो रही है जो तुरंत खरीदते तुरंत बेच देते हैं, ठीक है ना, तो वो स्टैक कहलाते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, स्टैक इज अ स्लैंग टर्म फॉर अ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर, अ डे ट्रेडर फॉर एग्जाम्पल who attempt to profit from short term market movement by quickly moving in and out position. Day traders or stack typically require access to a lot of liquid capital to fund their position and make a living. तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं that are known as stack. Next psychology है, dash are the one who burns their fingers and lose money in the market. तो ये जो साइकोलॉजी है ये उनकी होती है जिनके अंदर फियर होता है पहली बात तो, और ग्रीड भी होता है। ये जो साइकोलॉजी वाली बात हो रही है, हु बर्न देयर फिंगर, जो अपने हाथ जला लेते हैं और अपना सारा पैसा भी खो देते हैं। तो एक तो उनके अंदर फियर वाला इमोशन होता है, दूसरा ग्रीड वाला इमोशन होता है। तो इन दोनों इमोशन के बेसिस पे वो अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। और इस तरीके की जो पर्सन होते हैं या इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर नोन एज पिग्स। Pigs is an old slang term for an investor who is seen as greedy. Like देख लेते हैं having an इसके सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। After experiencing a gain, these investors often have very high expectation about the future prospect. For example, इसका मतलब कहने का ये है कि मान लो इन्होंने कोई शेयर खरीदा था 100 रुपए में, ठीक है, अब उस शेयर की कीमत हो गई है 1000 रुपए, ठीक है, 10 दिन बाद शेयर की कीमत हो गई है 1000 रुपए। अब उन्हें ये लग रहा है कि 10 दिन में 1000 हो गए हैं तो 20 दिन में ये 2000 हो जाएंगे, 30 दिन में ये 3000 हो जाएंगे, ये ऐसा उन्हें लग रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। वो उन्होंने यहाँ पे 1000 रुपए हो गया। एक क्या होता है स्टॉक मार्केट में, एक पॉइंट आता है स्टॉक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। आपको लग रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया, अब आप आगे निकल लो, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं उसे वेट किए रहते हैं, उसे होल्ड किए रहते हैं और वो लॉस में आ जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि 2000 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज अगर हम बात करें तो इस जो स्टॉक की प्राइस है वो मान लीजिए हो गई 10 रुपए। इस तरीके
तो ये क्या हुआ कि उसने अपना सारा पैसा लूज कर दिया ड्यू टू ग्रीड। उसे लग रहा था कि पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही बात हो रही है कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ गेन हो गया, दीज इन्वेस्टर ऑफन हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट and therefore do not sell their position to realize the gain. While pig may be seen as a derogatory term, some may be hearken to John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ने ये दिया था एक एनिमल स्पिरिट, एक वर्ड दिया था स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। एनिमल स्पिरिट इज अ टर्म यूज्ड बाय फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट to describe how people arrive at financial decision in times of economic stress or uncertainty. I hope ये clear होगा। Next question. Dash is a group of investors that may employ tactics to drive a company stock into the ground by selling the stock short. तो ये जो साइकोलॉजी वाले पर्सन होते हैं, बोला इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप बना लिया इन लोगों ने कि भैया चलो मिलके क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्टॉक मार्केट को लूटते हैं, स्टॉक मार्केट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आपने अभी एक सोनी लैब पे एक सीरियल आया था हर्षद मेहता, ये हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा। जैसे उन्होंने मार्केट को क्या किया था, मैनिपुलेट किया था। उन्होंने बहुत सारा जो पैसा है वो एक ही स्टॉक पे लगा दिया था, ठीक है ना। एक स्टॉक था ACC, तो उस स्टॉक पे सारा पैसा लगा दिया, तो वो स्टॉक के प्राइस मैनिपुलेट कर रहे थे कि उस स्टॉक की जो कीमत थी स्टार्टिंग में 90 रुपए थी और एक टाइम के बाद 6 महीने बाद उसकी 9000 हो गई। तो जो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वुल्फ, ठीक है ना। वुल्फ साइकोलॉजी वाले जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, या सुना होगा इसके बारे में, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसमें भी जो हीरो होता है, जो टाइटैनिक वाले हीरो हैं, वो भी क्या करते हैं, वहां पर फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो जो इन्वेस्टर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट आर नोन एज वुल्फ। तो द वुल्फ मार्केट इज समटाइम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट of various individuals working together to manipulate the market. For instance, a group of investors may employ wolf hunting tactics to drive company stock into the ground by selling the stock short. ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन भी देखिए, सही लिखा, these types of investors or traders can use criminal or unethical means to make money in the stock market. I hope आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।